पिंडों जिनमें आवेश हो और उनमें एक पिंड पे हमको क्या निकालना होगा, बल निकालना होगा। तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, उसका थ्योरी क्या है, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई निकाय है, उस निकाय में अनेक आवेश हों और उनमें से किसी एक आवेश के ऊपर अगर बल निकालना हो और अलग अलग हमको उनको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर प्रोसेस से हमको उनको क्या करना पड़ेगा, उन बलों को जोड़ लेना पड़ेगा। ठीक है, और उन सबको जोड़ देंगे, जो हमारा रिजल्टेंट यानी परिणामी बल आएगा वही क्या होगा, हम लोग का उस बिंदु पर जो एक्यूरेट फोर्स होगा वही। इसी को हम लोग अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। जैसे हमने एक प्लेन ले लिया, ठीक है, या कोई तल ले लिए। अब उस तल पर हमने एक चार्ज रखा और वो चार्ज हमने यहाँ पे रखा जिसको हम लोग ने क्या कह दिया, Q1 चार्ज है। क्या है, Q1 चार्ज है। यहाँ पे हमने रख दिया क्या, Q2 चार्ज है। क्या रखा, Q2 चार्ज। यहाँ पे हमने Q3 चार्ज रख दिया, Q4 चार्ज रख दिया, Q5 चार्ज रख दिया, और अब ऐसे बहुत सारे Qn तक हमने चार्ज रख दिए। तब बताइए इस पे हमको कितना बल प्राप्त होगा। सबसे पहले इस पॉइंट के कारण जो इस पे बल प्राप्त होगा वो क्या होगा, बताइए तो जरा। वो हमको जो बल मिलेगा F1 से 2 1/4πε0। यहां का चार्ज क्या है, Q1 और Q2, Q1 और Q2। उसके बाद R1 से 2 का वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, उसके बाद R1 से 2 का यूनिट वेक्टर। ये हो गया 1 नंबर। यहां से यहां का चार्ज हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग 3 पॉइंट पे Q3 का चार्ज देखते हैं। तो Q3 का Q1 के सापेक्ष में, तो F1 से 3 का हमको चार्ज देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1/4πε0। Q1 किस पे देखना है, Q1 से Q3। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R1 से 3 का वेक्टर का ये मॉड का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, R1 से 3 का यूनिट वेक्टर। ये दूसरा नंबर हो गया। अब हमको क्या देखना है, Q4 का देखना है। तब हमको कैसे लिखना पड़ेगा, F1 से 4 का यूनिट वेक्टर 1/4πε0। सॉरी, इस पे देखना है तो F के ऊपर हम लोग एरो लगा देंगे, और एक का 4 से देखना है, और Q1 से Q4 का चार्ज यानी दो चार्जों का आपस में गुणा कर देंगे, और उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर रखेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, वेक्टर के फॉर्म में, कोई भी वेक्टर हो उसका मॉड निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो यानी मॉड का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यूनिट वेक्टर 1 से 4 यूनिट वेक्टर, ये हमारा आ गया तीसरा नंबर इक्वेशन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से Q5 का अगर आपको निकालना है तो देखिए F1 से 5 यूनिट वेक्टर 1/4πε0 Q1 टू Q5 इंटू, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऐसे दे दीजिए R वेक्टर 1 से 5 है ना। तो R1 से 5 का मॉड का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या है आपका, R1 से 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसी तरीके से आप Qn का भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर जितने सारे बल उत्पन्न हुए हैं उन सबको निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर एक पॉइंट पर कोई पॉइंट है, ठीक है, सपोज इसको कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, तो क्या करेंगे आप सबको ऐड कर देंगे, है कि नहीं। इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो आप बता सकते हैं कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना बल लगा। तो देखो, तो F1 पॉइंट पे जो हमको बल लगा, तो ये टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स F1 का क्या होगा,
1 से 2 प्लस F1 से F वेक्टर 1 से 3 प्लस F वेक्टर 1 से 4 डॉट 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 अप टू कितने टर्म तक हमने वेक्टर को बल को ऐड किया Fn। अब इसका सारा वैल्यूज को भी आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इन सभी बल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, और क्या कॉमन है, Q कॉमन है ना, तो हम सब इनको बाहर लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q1, क्योंकि देखिए इसमें भी Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसमें भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इन सबको कॉमन लिख देते हैं और बाकी जो कुछ बचा यहाँ पे हो जाएगा आपका Q2 R1 से 2 का मॉड का स्क्वायर R1 से 2 का यूनिट वेक्टर Q2 R1 से 3 का यूनिट वेक्टर डॉट डॉट डॉट। अब तो हम यहाँ ज़्यादा नहीं कोशिश करेंगे, यहीं तक दिखा दे रहे हैं R1 से N का वेक्टर का स्क्वायर R1 से N का यूनिट वेक्टर। इन सबको आप जोड़ देंगे तो बताइए आपका टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकल गया कि नहीं निकल गया? अरे भैया बोलो, निकल गया ना? आया समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद जो है मैं इन सबको मिटा दूंगा। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीट का प्रॉब्लम है। पहले इसी टॉपिक के ऊपर फिर बचा हुआ जो भी न्यूमेरिकल नहीं जो लोग कर पाए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट करना होगा, वो नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग सीट से सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिए थे, जो लोग नहीं किए हैं मैं भी करूंगा, पहले इसके ऊपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए ठीक है। और यहाँ पर Q1 चार्ज दिया गया है, यहाँ पर Q2 चार्ज दिया गया है, यहाँ पे Q3 चार्ज दिया गया है, ठीक है। और यहाँ बीच में एक चार्ज दिया गया है, वो क्या है Q, जो कि क्या है पॉजिटिव। इसके सेंटर में मैंने ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के एकदम बीचों बीच पर जो है हमको दिया गया है Q चार्ज। और क्या बताया गया है, और कहा गया है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, ये तीनों चार्ज आपस में बराबर हैं। तो अगर ये तीनों चार्ज आपस में बराबर हैं तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो आवेश है वो कितना है, Q के बराबर है। आया समझ में? अब क्या करना है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, बल निकालना है, इस पे कितना बल होगा, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पे अगर हमको बल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि भैया देखिए दो चार्ज है, एक चार्ज ये एक चार्ज ये, जब तक हमको डिस्टेंस नहीं मालूम होगा तो क्या बताइए बल निकालना संभव है, नहीं संभव है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो हम कह दें इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है आपका A पॉइंट, ये आपका B, ये है आपका C, और इसको मान लेते हैं क्या O। आया समझ में? और यहां से इसको जोड़े, ठीक है। तो अब जानते हैं ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है,
तो इसका डिस्टेंस कितना होगा बताइए। इसका डिस्टेंस होगा, सबसे पहले इसका जो डिस्टेंस होगा वो आपको मैं बता देता हूं। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है वो हाइट होती है, यानी ऊंचाई बराबर होता है, ऊंचाई बराबर क्या होता है, h। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू साइड, यानी भुजा, हाइट, ये होती है। अब इसकी भुजा को आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। इसकी भुजा कितनी है, a है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h बराबर √3/2 इंटू क्या, भुजा, भुजा क्या है a, तो इसकी हाइट हो गई क्या, h। अब बोलोगे हाइट क्यों निकालेंगे, ये देखिए, ये जो सेंटर होता है, क्या ये जो सेंटर होता है, उस सेंटर का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 2:1 का। कितने का अनुपात होता है, 2:1 का। तो अगर हमको 2:1 का अनुपात निकालना है, तो यानी हमको इस पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस निकाल ले, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। इसकी जो लंबाई होती है 2 पार्ट की होती है, यहाँ से इसकी लंबाई 1 होती है। तो इस वाले हिस्से का अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लें, तो जो ये वाला दूरी होगी वही ये भी दूरी होगी और वही ये भी दूरी होगी। आया बात समझ में। तो देखिए, इसको कह दीजिए, तो AO का डिस्टेंस, AO का जो वेक्टर पॉइंट आएगा वो क्या होगा, वो आपका होगा, ये देखिए, हाइट का कितना, 2, और उसके बाद जब हम लोग अनुपात करेंगे तो 2+1 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, h का मान कितना है, √3/2, और यहाँ पे ये आ गया 2, और यहाँ पे आ गया कितना, 3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास क्या, √3। यानी a का जो मॉड वैल्यू आया, डिस्टेंस जो आया AO बराबर कितना आ गया, 1√3। आया समझ में। अब जानते हैं AO का मॉड वैल्यू। तो आप जानते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु यदि त्रिभुज है तो इसके कारण आपका क्या होगा, AO वेक्टर इक्वल टू BO वेक्टर इक्वल टू CO वेक्टर, क्योंकि ये इसके बीच में स्थित है। अब बताइए, इन सब की दूरी पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए, आवेश है सबका, तो अब आवेश दिया गया है, दूरी भी हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तब बताइए, यहाँ A था, यहाँ भी A रहे, ये दूरी हम लोग निकाल लिए हैं। अब चार्ज दिया गया है, यहाँ पे चार्ज क्या है, कैपिटल Q है। तो बताइए, अब इन सब के बीच में बल निकाल लेंगे। देखिए, तब आपका बल क्या होगा, सबसे FAO वेक्टर बराबर 1/4πε0। इसका चार्ज कितना है, Q1, इसका चार्ज कितना है, +Q, डिस्टेंस कितना है, AO वेक्टर का मॉड वैल्यू और AO का यूनिट वेक्टर, ये हो गया। अच्छा, अब यहां से यहां का बल कितना होगा, तो देखिए, FBO वेक्टर 1/4πε0 सॉरी, यहाँ पे Q1 को हम लोग Q के इक्वल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे Q1 Q2 देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ Q लिख देंगे, स्मॉल q, और ये हो जाएगा क्या, BO वेक्टर का स्क्वायर और BO का यूनिट वेक्टर, ये हो गया दूसरा नंबर। अब उसके बाद FCO वेक्टर 1/4πε0, ये हो गया आपका Q,
और ये कैपिटल Q CO वेक्टर, ये आपका हो जाएगा का स्क्वायर। ये 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये तीनों वेक्टर हो गए। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहां से जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, यहां पर जो आपका रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो इस तरीके से रहेगा। ये जो इस चार्ज को इस तरीके से खींच रहा है, इस चार्ज को इस तरीके से खींच रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा परिणामी बल, और उसके ठीक विपरीत में ये चार्ज जो है यहां से ये खींच रहा है, तो इसका परिणामी इधर जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, ठीक इसके विपरीत में ये दिशा जा रही है, यहाँ पे बल लग रहा है, तो कुल मिला के जो फोर्स लगेगा इस पार्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इधर जा रहा फोर्स, इधर ये खींच रहा, इधर ये खींच रहा, ठीक है। और इन दो वेक्टर का परिणामी वेक्टर किधर होगा, इधर। और ठीक F ये तीसरा जो वेक्टर लगेगा ठीक इससे विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये हो गया उसका विपरीत वेक्टर, विपरीत सदिश। और ये हो गया आपका F, चाहे OC वेक्टर कह दीजिए और OB वेक्टर, और ये आपका हो गया OC वेक्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकला, परिणामी बल निकला, वो किधर जाएगा, ये हो गया FR वेक्टर। अब ये FR वेक्टर के विपरीत में कोई लग रहा वेक्टर, तो वो वेक्टर दोनों मिलके कैंसिल आउट कर देंगे। FR वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है, F माइनस में इसके विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, F ये हो वेक्टर, या AO कह दीजिए या OA कह दीजिए, ठीक है। तो OA वेक्टर हो जाएगा। और इन दोनों को अगर आप सभी वेक्टर को ऐड करेंगे, F AO वेक्टर प्लस F VO वेक्टर प्लस F CO वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, अब यहां पे देख लीजिए AO वेक्टर जो है, AO वेक्टर किसके बराबर है, ये वेक्टर बराबर है माइनस FR वेक्टर के, ठीक है। AO वेक्टर माइनस FR के वेक्टर के बराबर है। और BO वेक्टर यानी ये दो वेक्टर किसके बराबर है, प्लस FR के बराबर, FR वेक्टर के बराबर है। तो बताइए ये दो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0। तो बताइए इस केंद्रक पे जो हमको बल प्राप्त होगा वो क्या होगा, 0। तो परिणामी बल क्या होगा, 0। परिणामी बल केंद्रक पर क्या होगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जो है बल निकालना है, ये 3 चार्ज से। तो आपको अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बल निकालना है तो इसकी आपको डिस्टेंस जानना पड़ेगा। डिस्टेंस जानने के लिए आप जानते हैं किसी केंद्रक पे, आप लोग क्लास 10 में एक थ्योरम है, उसी आधार पे देखिए ये 2 और ये 1 अनुपात का हिस्सा होता है। तो हम लोग पहले इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकालने के बाद हम यहाँ की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, कोई साइड का a/√3 में हो जाएगा। अब जानते हैं कि जो इसकी साइड होगी वही इसका भी साइड होगा, वही इसका भी होगा, तो बराबर ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है।
अब अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो आप जानते हैं कि दो बिंदुओं का चार्ज कहाँ से, उन दो बिंदुओं के आवेशों का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी, इसी हिसाब से हमने जो है तीनों बल निकाल लिया। अब हम कहते हैं कि अगर दो बल होते इक्वल होते हैं तो उनका परिणामी जो भी होगा Fr होगा, और जो परिणामी बल है ठीक उसके विपरीत में जो है एक हम लोग का एओ वेक्टर है, ठीक है, तो वो इसके बराबर है। अच्छा, वो अगर इसके बराबर में है तो बताइए Fr प्लस OR, तो आप कह दीजिए, ठीक है, आ गया होगा समझ में। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका डिस्टेंस को आप क्या मान लीजिए, ए, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया गया है। और ये आपका हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। और ये बोल रहा है कि तीनों पॉइंट पर उत्पन्न जो बल होंगे उनको ज्ञात कीजिए। इन 3 पॉइंट पर जो बल उत्पन्न होंगे उन सभी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा उनका मान, तो आप जानते हैं ना, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके बीच का कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। यहाँ भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा देखिए, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स किधर आएगा, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। आया बात समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स आया उस फोर्स को आप क्या कह दीजिए, F1 फोर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स आएगा उस फोर्स को आप क्या कह देंगे, F2 फोर्स। अच्छा, तो ये इस बिंदु पर, बी बिंदु पर क्या बल निकलेगा हमको, F2। ए बिंदु पर हमको क्या मिलेगा, F1। तो इस बिंदु पर कितना बल हमको मिलेगा, तो बताइए, जो हमको इस बिंदु पर मिलेगा इन दोनों के कारण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यानी इन ये इधर से खींच रहा है, देखिए इस बिंदु पे हमको जो मिला बल इसके कारण यहाँ पे आ गया। अच्छा, इस बिंदु पे हमको जो बल मिला, इस बिंदु पे जो बल मिला हमको इसके कारण मिला, तो इस पे हम लोग मान ज्ञात कर लिए। अब इस बिंदु पर जो बल लगेगा वो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो दोनों का परिणाम इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस पे जो लगेगा वो इसका परिणामी बल हो। आया बात समझ में। तो इस पे जो बल लगेगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर होगा, यानी Fr के बराबर। आया बात समझ में। अच्छा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसका डिस्टेंस हम लोग कितना मान लिए, ए मान लिए। चलिए, तो हम लोग इसका वेक्टर के प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका चार्ज कितना है, माइनस क्यू, इसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो हम लोग का जो F1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इन दो चार्ज का गुणा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके बीच के डिस्टेंस जो होंगे वो डिस्टेंस क्या है आपका, वो आपका डिस्टेंस है सी ए, यानी ये देखिए ए और सी, एसी का यूनिट वेक्टर, ठीक है।
ये आपका, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो AC वेक्टर है और आपका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, A से C का यूनिट वेक्टर। अच्छा, F2 पॉइंट पे हमको इसको वेक्टर निकालना है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, ये चार्ज का Q, देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ चार्ज का यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। ये क्या हो जाएगा, V2C का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, B2C का यूनिट, ये हो गया दूसरा नंबर। अच्छा बताइए, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है ना, दूरी बराबर है, ये भी इसका क्या है, बराबर है ना। तो बताइए F1 वेक्टर बराबर, इसको मैग्नीट्यूड को क्या मान लें, F, और ये हो जाएगा AC वेक्टर। और F2 को भी आप क्या लिख सकते हैं, F, क्योंकि इन सभी का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं। आया कि नहीं समझ। अब इसकी बारी आती है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कहेंगे क्या, F3 वेक्टर। क्या कहेंगे, F3 वेक्टर। F3 वेक्टर बराबर क्या होता है, F1 वेक्टर प्लस क्या, F2 वेक्टर। अच्छा, इस क्वेश्चन से हम लोग ने क्या ज्ञात किया है, F1 वेक्टर का मॉड बराबर F2 वेक्टर का मॉड, क्योंकि इसका मान और इसका मान आपस में बराबर है। देख लीजिए, इसका मान और इसका मान जो है आपस में बराबर है। ठीक है, सिर्फ फर्क किसका है, दिशा का, बाकी मैग्नीट्यूड बराबर है। तब अगर दो वेक्टर को आपस में हम लोग मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी में, यानी मान के वाले क्रम में अगर हम लोग इसको रखना चाहेंगे, तो आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है, F3 का मॉड वैल्यू बराबर F1 का स्क्वायर, F1 मॉड का स्क्वायर प्लस F2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 cos, अब इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, 60 डिग्री। तो अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग F लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा आपका F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F का स्क्वायर, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, √3f स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो f √3, तो इसका जो मान आएगा वो F3 वेक्टर बराबर f √3 आएगा। आया बात समझ में। मेरे ख्याल से आवेशों पे जो बल का परिणाम है वो आपका आ गया सामने। कोई दिक्कत, जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है। कितना, 40 मिनट हो गया, नहीं अभी 29 मिनट होगा अभी। हो गया, इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए